साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, जब एक साधारण सी बात भी किसी असाधारण व्यक्ति के माध्यम से कही जाती है तो वह आंधी की तरह दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत सीमित समय में पहुंच जाती है। इसके ठीक विपरीत जब कोई असाधारण बात एक साधारण व्यक्ति के माध्यम से कही जाती है तो वह एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। आप सभी को भली प्रकार स्मरण होगा कि जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल का पहला वक्तव्य संसद के बीच खड़े होकर दिया था, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कृपा के कारण ही वे भारत के प्रधानमंत्री बन सके हैं। यदि उनकी बात को सही मान लिया जाए तो उन लोगों की भावना और बलवती होती है जिनका ऐसा मानना है कि यदि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न होते तो शायद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। आप सभी को भली प्रकार स्मरण होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, अपितु यह 299 वे सभी लोग थे जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए यदि भारतीय संविधान में कहीं कुछ अच्छा है तो उसका श्रेय इन सभी लोगों को दिया जाना चाहिए, और यदि कोई कहीं कमी छूट गई है तो उसके लिए भी यह सभी लोग जिम्मेवार हैं। आप सभी को भली प्रकार से स्मरण होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान को सही रूप देने के लिए 16 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से 2 समितियों को मौलिक अधिकारों को लेकर चिंतन करना था। उसमें से एक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरी समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। इसका मतलब यह हुआ कि जिन समितियों ने हमारे मौलिक अधिकारों के लिए चिंता की है उनमें से किसी में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे। इसलिए यह कहना कि केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसी विशेष वर्ग की चिंता की, यह बात एकदम असत्य और गलत है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा उनके लिए कृतज्ञता जैसी है जिन्होंने सचमुच इस विषय को लेकर चिंतन किया है। जब इन 16 समितियों ने अपना अपना प्रस्ताव रखा, अपना अपना मसौदा रखा, उस पर विस्तृत चिंतन हुआ, उस चिंतन के बाद जो मक्खन निकल के आया, जो अमृत निकल के आया, वह हमारा संविधान कहलाया। आपको स्मरण होना चाहिए कि हमारी संविधान सभा की 114 बैठकें हुई और यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको संपूर्ण करने में लगे। इसीलिए भारतीय संविधान को किसी व्यक्ति विशेष की रचना कहना एकदम सरासर गलत है। मैं यहाँ यह बात आज इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी 21 जून को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं माना। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों को बड़ी भारी आपत्ति हुई और यह देश का दुर्भाग्य है कि यह देश के सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एक हो जाते हैं। इससे समाज में विषमता का निर्माण होता है, समाज में भेदभाव का निर्माण होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वह 135 करोड़ है और जो टोटल सरकारी जॉब है वह केवल 7 करोड़ है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह संख्या 5% से भी कम है। यहाँ पर समझना यह है कि जो वर्ग नौकरी के नाम पर झगड़ा करते हैं, फसाद करते हैं, द्वेष करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उन वर्गों में से जो लोग एक बार आरक्षण पा गए हैं अब तो उन्हें सामान्य वर्ग में आ जाना चाहिए और वह स्थान उन्हें देना चाहिए जो उस वर्ग के सचमुच पिछड़े और पीछे के लोग हैं। किंतु ऐसा नहीं होता। यदि यह बात उन्हें भी समझ में आए तो शायद यह सारा विवाद खत्म हो जाए। मैं आज कहना केवल यह चाहता हूं कि यह प्रत्येक सरकार की जिम्मेवारी है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक की चिंता करे, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह एक योग्य व्यक्ति को ठुकराकर किसी अयोग्य व्यक्ति को उसका स्थान दे दे। इससे समाज में विषमता का निर्माण होता है और एक ऐसे समाज की रचना की कल्पना हम कभी नहीं कर सकते जो सौहार्द से स्थापित हो। आज इस बात की आवश्यकता है कि यह बात
प्रत्येक नागरिक समझे कि देश का भला तब और केवल तब होगा जब उसमें सुपात्रों को काम करने का अवसर दिया जाए और बाकी लोग जो पीछे हैं उन्हें वैसे अवसर दिलाए जाएं जिससे कि वे अपना विकास कर सकें। मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा और यह अपेक्षा रखूंगा कि जो भारतीय संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वह भ्रांतियां इस वक्तव्य से हो सके दूर होंगी। ओम शांति इति।